यूपीएससी रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। हम यहाँ पर एनसीईआरटी के जितने भी बुक है उसको कवर करेंगे। इसके साथ ही स्टैंडर्ड बुक को हम यहाँ पर कवर करेंगे, जो न केवल यूपीएससी के लिए एवं अन्य एग्जामों के लिए भी हमारा काम आएगा। तो आज देखते हैं जो कि समाजशास्त्र एनसीईआरटी 12th का ये बुक है, जो समाजशास्त्र के अध्याय 4 ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन से संबंधित है। तो हम आज देखेंगे ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन और जानेंगे कि इसमें क्या है। तो वास्तव में ग्रामीण समाज होता क्या है? ग्रामीण समाज मतलब कि वह समाज जो सुख सुविधाओं एवं जो संसाधन होते हैं, तो संसाधन की अधिकता होती है लेकिन सुख सुविधाओं की मात्रा में कमी होती है। शहरों के अपेक्षा के ग्रामीण समाजों में सुख सुविधा की मात्रा कम होती है। देखते हैं कि इसमें दिया क्या है। भारतीय समाज प्राथमिक रूप से ग्रामीण समाज ही है। हालांकि यहाँ नगरीकरण बढ़ रहा है। भारत बहुसंख्यक लोग गांव में ही रहते हैं। उनका जीवन कृषि अथवा उससे संबंधित व्यवसायों से चलता है। इसका अर्थ यह हुआ कि बहुत से भारतीयों के लिए भूमि उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन है। भूमि संपत्ति का एक महत्वपूर्ण प्रकार भी है, लेकिन भूमि न तो केवल उत्पादन का साधन है और न ही केवल संपत्ति का एक प्रकार, न ही केवल कृषि है जो उनके जीविका का एक प्रकार है। यह जीने का एक तरीका भी है। हमारी बहुत से सांस्कृतिक इस रस्मों और उनकी प्रकार में भूमि की पृष्ठभूमि होती है। आप पिछले पाठों को याद कीजिए कि कैसे संरचनात्मक और सांस्कृतिक परिवर्तन घनिष्ठ रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों में नववर्ष के त्यौहार जैसे तमिलनाडु में पोंगल, असम में बिहू, पंजाब में बैसाखी, कर्नाटक में उगाड़ी, ये सब मुख्य रूप से फसल काटने के समय मनाए जाते हैं। ठीक है, तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है, असम में बिहू मनाया जाता है, पंजाब में बैसाखी और कर्नाटक में उगाड़ी। और नए कृषि मौसम के आने की घोषणा करते हैं। कुछ अन्य कृषि संबंधित त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। कृषि और संस्कृति के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। यहाँ पर देख सकते हैं कृषि और संस्कृति को एक दूसरे को जोड़ते हुए बताया गया है। कृषि और संस्कृति एक दूसरे को प्रभावित कैसे करती है और कैसे है उसको दिखाया जा रहा है। कृषि और संस्कृति के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। हमारे देश में कृषि की प्रकृति और अभ्यास प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न भिन्न तरह का मिलेगा। ये भिन्नताएं विभिन्न क्षेत्रीय संस्कृतियों में बिंबित होती है। आप कह सकते हैं कि ग्रामीण भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना दोनों कृषि और कृषि जीवन पद्धति से बहुत निकटता से जुड़ी हुई है। अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या के लिए कृषि जीविका का एकमात्र महत्वपूर्ण स्रोत या साधन है। किसका? जीविका का। लेकिन ग्रामीण सिर्फ कृषि ही नहीं है, मतलब जो ग्राम है वो कृषि ही नहीं है। बहुत से ऐसे क्रियाकलाप है जो कृषि और ग्राम्य जीवन की मदद के लिए हैं और वे ग्रामीण भारत में लोगों की जीविका के स्रोत हैं। जीविका के स्रोत है। उदाहरण के लिए बहुत से ऐसे कारीगर या दस्तकार जैसे कुम्हारी, खाती, जुलाहे, लोहार एवं सोनार भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा और खंड है। औपनिवेशिक काल में ही वे संख्या में धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। आपने पहले अध्याय में पढ़ ही लिया है कि कैसे मशीन से बने सामान के आगमन ने उनके हाथ से बनी हुई वस्तुओं का स्थान लिया है। किसके आगमन ने? मशीन के आगमन ने। बहुत से अन्य विशेषज्ञों दस्तकार जैसे कहानी सुनाने वाले, ज्योतिषी, पुजारी, भिस्ती एवं तेली इत्यादि भी ग्रामीण जीवन में लोगों को सहारा देते हैं। ग्रामीण भारत में व्यवसाय की भिन्नता यहाँ की जाति व्यवस्था में प्रतिबिंबित होती है। यहाँ के कुछ क्षेत्रों में विशेषज्ञ और अपनी सेवाएं देने वाले धोबी, कुम्हार एवं सोनार इत्यादि सम्मिलित होते हैं। इनमें से कुछ परंपरागत व्यवसाय आज टूट रहे हैं, लेकिन ग्रामीण नगरीय आर्थिकी के परस्पर अंतर संबंध में कई व्यवसाय गांव में आ रहे हैं। बहुत से लोग गांव में रहते हैं, नौकरी करते हैं, उनकी जीविका ग्रामीण आकृति क्रियाकलापों पर आधारित होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए बहुत से गांव में रहने वाले लोग सरकारी नौकरी जैसे डाक खाने में, शिक्षा विभाग में, कारखाने में कामगार या सेना की नौकरी करते हैं। उनकी जीविका अकृषि क्रियाकलापों में चलती है। तो कई लोग होते हैं जो अधिकतर कृषि में निर्भर होते हैं और कई लोग कृषि से बाहर निर्भर होते हैं। उन चीज़ों को बताया जा रहा है। यहाँ पर जो ग्रामीण इलाके में कृषि की व्यवस्था होती है और व्यवसाय है उसको दिखाया जा रहा है। यहाँ व्यवसाय में दिखाया जा रहा है कि कैसे एक पंडित अपना कार्य कर रहा है, कैसे यहाँ पर बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर चिट्ठी दी जा रही है, यहाँ लोहार अपना काम कर रहा है, यहाँ नाई बाल काट रहा है और साथ में यह भी दिखाया जा रहा है कि कैसे मोची अपना काम कर रहा है और यहाँ पर कुछ वैद्य जी बैठे हैं। कृषक संरचना ग्रामीण भारत में जाति एवं वर्ग। ग्रामीण समाज में कृषि योग्य भूमि ही जीविका का एकमात्र महत्वपूर्ण साधन है और संपत्ति का एक प्रकार है। क्या है? कृषि योग्य भूमि। ठीक है,
लेकिन किसी विशिष्ट गांव या किसी क्षेत्र में रहने वालों के बीच उसका उचित विभाजन नहीं है। न ही सभी के पास भूमि होती है। वास्तव में भूमि का विभाजन घरों के बीच बहुत असमान रूप से होता है। भारत के कुछ भागों में अधिकांश लोगों के पास कुछ न कुछ भूमि होती है। अक्सर जमीन का बहुत छोटा टुकड़ा होता है। कुछ दूसरे भागों में 40 से 50% परिवार के पास कोई भूमि नहीं होती है। इसका अर्थ यह है कि उनकी जीविका या तो कृषि मजदूरी से या अन्य प्रकार के कार्यों से चलती है। इसका सहज अर्थ यह हुआ कि कुछ थोड़े परिवार बहुत अच्छी अवस्था में हैं, बड़ी संख्या में लोग गरीबी की रेखा के ऊपर या नीचे होते हैं। उत्तराधिकार के नियमों और पितृवंशी नातेदारी व्यवस्था के कारण भारत के अधिकांश भागों में महिलाएं जमीन की मालिक नहीं होती है। ठीक है। कानून महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी दिलाने में सहायक होता है। वास्तव में उनके पास बहुत सीमित अधिकार होते हैं और परिवार का हिस्सा होने के नाते भूमि पर अधिकार होता है, जिसका कि मुखिया एक पुरुष होता है। भूमि स्वामित्व के विभाजन अथवा संरचना संबंध के लिए अक्सर कृषि संरचना शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि ही उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। कृषि योग्य भूमि ही उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। भूमि रखना ही ग्रामीण वर्ग संरचना को आकार देता है। कृषि उत्पादन की प्रक्रिया में आपकी भूमिका का निर्धारण मुख्य रूप से भूमि पर आपके अभिगमन से होता है। मध्यम और बड़ी जमीनी के मालिक साधारण कृषि से पर्याप्त अर्जन ही नहीं बल्कि अच्छी आमदनी भी कर लेते हैं। हालांकि यह फसलों के मूल्य पर निर्भर करता है, जो कि बहुत अधिक घटता या बढ़ता रहता है। साथ ही अन्य कारणों जैसे मानसून पर भी निर्भर करता है। लेकिन कृषि मजदूरों को अक्सर निम्नतम निर्धारित मूल्य से कम दिया जाता है और वे बहुत कम कमाते हैं। उनकी आमदनी निम्नतम होती है। उनका रोजगार असुरक्षित होता है। अधिकांश कृषि मजदूर रोजाना दिहाड़ी कमाने वाले होते हैं और वर्ष में बहुत से दिन उनके पास कोई काम नहीं होता है। इसे बेरोजगारी कहते हैं। इसे ही बेरोजगारी कहते हैं। समान रूप से काश्तकार या पट्टेदारी की आमदनी मालिक कृषकों से कम होती है। ठीक है, क्योंकि वह जमीन के मालिक को यथेष्ट किराया चुकाते हैं। साधारणतः फसल होने वाले आमदनी का 50 से 75% किराया चुकाने में ही चला जाता है। अतः कृषक समाज को उसकी वर्ग संरचना से ही पहचाना जाता है। किससे? वर्ग संरचना से। परंतु हमें यह भी अवश्य याद रखना चाहिए कि यह जाति व्यवस्था के द्वारा संरक्षित है। जाति व्यवस्था के द्वारा वर्ग संरचना संरचित होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जाति और वर्ग के संबंध बड़े जटिल होते हैं। ये संबंध हमेशा स्पष्टवादी नहीं होते। हम प्राय यह सोचते हैं कि ऊंची जाति वाले के पास अधिक भूमि और आमदनी होता है, और यह कि जाति और वर्ग में पारस्परिकता और उनका संस्करण नीचे की ओर होता है। कुछ क्षेत्रों में यह मोटे तौर पर सही है, लेकिन पूर्णतः सत्य नहीं है। उदाहरण के लिए कई जगहों पर सबसे ऊंची जाति ब्राह्मण बड़े भूस्वामी नहीं होते हैं, अतः वे कृषक संरचना से भी बाहर हो गए, हालांकि वे ग्रामीण समाज के अंग है। भारत के अधिकांश क्षेत्रों में भूस्वामित्व वाले समूह के लोग शूद्र या क्षत्रिय वर्ण के हैं। प्रत्येक क्षेत्र में सामान्यतः एक या दो जातियों के लोग ही भूस्वामी होते हैं। वे संख्या के आधार पर भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। समाजशास्त्री एम श्रीनिवास ने ऐसे लोगों को प्रबल जाति का नाम दिया। प्रत्येक क्षेत्र में प्रबल जाति समूह काफी शक्तिशाली होती है। आर्थिक और राजनीतिक रूप से वह स्थानीय लोगों पर प्रभुत्व बनाए रखता है। उत्तर प्रदेश के जाट और राजपूत, कर्नाटक के ओक्का लिगास और लिंगायत, आंध्र प्रदेश के कमास और रेड्डी और पंजाब के जाट सिख प्रबल भूस्वामी समूह के उदाहरण है। तो यहाँ पर भूस्वामी के उदाहरण को दिखाया जा रहा है और इसमें बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश में जाट है और राजपूत, कर्नाटक में ओक्का लिगास और लिंगायत है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जाट, कर्नाटक में ओक्का लिगास और आंध्र प्रदेश में कपास और रेड्डी और पंजाब में जाट सिख प्रबल भूस्वामी समूह के उदाहरण हैं। सामान्यतः प्रबल भूस्वामियों के समूहों में मध्य और ऊंची जाति समूह के लोग आते हैं। अधिकांश सीमांत किसान और भूमिहीन लोग निम्न जाति समूह के होते हैं। ठीक है, भूमिहीन प्रायः निम्न जाति समूह के होते हैं। दफ्तरी वर्गीकरण के अनुसार ये लोग अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अथवा अन्य पिछड़े वर्गों के होते हैं। भारत के कई भागों में पहले अछूत अथवा दलित जाति के लोगों को भूमि रखने का अधिकार नहीं था। पहले की बात है कि जो अछूत जाति थे उन्हें भूमि रखने का अधिकार नहीं था। वे अधिकांशतः प्रबल जाति के भूस्वामी समूहों के लोगों के यहाँ कृषि मजदूरी करते थे। इनमें एक मजदूर सेना बनी जिसमें भूस्वामियों ने खेत जुतवाकर कृषि करवाई और ज़्यादा लाभ कमाया। यहाँ पर बाक्स दिया हुआ है 4.1, इसको देख लेते हैं कि कृषि उत्पादन और कृषि संरचना के बीच एक सीधा संबंध होता है। उत्पादन और संरचना के बीच ऐसे क्षेत्र जहाँ सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था होती है, जहाँ काफ़ी वर्षा होती है, जहाँ सिंचाई के कृत्रिम साधन हों,
जैसे चावल उत्पादन करने वाले क्षेत्र जो नदी के मुहाने पर होते हैं, उदाहरण के लिए तमिलनाडु में कावेरी बेसिन, वहाँ गहन कृषि के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यहाँ बहुत असमान कृषि संरचना विकसित हुई। बड़ी संख्या में भूमिहीन मजदूर, जो कि अधिकांशतः बंधुआ और निम्न जाति के होते हैं, इस क्षेत्र की कृषि संरचना के लक्षण थे। जाति और वर्ग का अनुपात अच्छा नहीं था। जाति और वर्ग का अनुपात अच्छा नहीं था, अर्थात विशिष्ट अर्थ में सबसे अच्छी जमीन और साधन उच्च व मध्य जातियों के पास थे। अतः शक्तियों में विशेषाधिकार भी। इसका महत्वपूर्ण निहितार्थ ग्रामीण आर्थिकी एवं समाज पर होता है। देश के अधिकतर क्षेत्रों में एक स्वत्वधारी जाति के पास सभी महत्वपूर्ण साधन हैं और सभी मजदूरों पर उनका नियंत्रण है, ताकि वे इनके लिए काम कर सके। उत्तरी भारत के कई भागों में अभी भी बेकार और मुफ्त मजदूरी जैसी पद्धति प्रचलन में है। गांव के जमींदार भूस्वामी का यहाँ निम्न जाति के समूह के सदस्य वर्ष में कुछ निश्चित दिनों तक मजदूरी करते हैं। इसी तरह संसाधनों की कमी और भूस्वामिकों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सहायता लेने के लिए बहुत से गरीब कामगार पीढ़ियों से उनके यहाँ बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे हैं। गुजरात में इस व्यवस्था को हल प्रति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बंधुआ मजदूर जैसे काम करने की जो व्यवस्था होती है वह हल प्रति के नाम से जाना जाता है, और कर्नाटक में इसे जीता कहते हैं। हालांकि कानून इस तरह की व्यवस्थाएं समाप्त हो गई है, लेकिन वे कई क्षेत्रों में अभी भी चल रही है। उत्तरी बिहार के एक गांव में अधिकतर भूस्वामी भूमिहार है। यह भी एक प्रबल जाति है। भूमि सुधार के परिणाम। तो भूमि सुधार के क्या परिणाम हुए उसको देखते हैं। औपनिवेशिक काल। भारत में ऐतिहासिक कारणों से कुछ क्षेत्र मात्र एक या दो मुख्य समूहों के प्रभुत्व में रहे हैं। क्या? एक या दो मुख्य समूहों के प्रभुत्व में। लेकिन यह जानना महत्वपूर्ण है कि कृषि संरचना पूर्व औपनिवेशिक से औपनिवेशिक और स्वतंत्रता के पश्चात पूर्व औपनिवेशिक से औपनिवेशिक और स्वतंत्रता के पश्चात वृहद रूप में परिवर्तित होती रही, जबकि वही प्रबल जाति पूर्व औपनिवेशिक काल में भी कृषि कृषि जाति थी। वे प्रत्यक्ष रूप में जमीन के मालिक नहीं थे। इनके स्थान पर शासन करने वाले समूह जैसे कि स्थानीय राजा या जमींदार भूस्वामी, जो अपने क्षेत्र में राजनीतिक रूप में भी शक्तिशाली थे, सामान्यतः क्षेत्रीय क्षत्रिय या अन्य ऊंची जाति के होते थे। भूमि पर नियंत्रण रखते थे। किसान अथवा कृषक जो कि उस भूमि पर कार्य करता है था, वह फसल का एक पर्याप्त भाग उन्हें देता था। ठीक है, फसल का पर्याप्त भाग। जब ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत में आए तो उन्होंने कई क्षेत्रों में इन स्थानीय जमींदारों द्वारा ही काम चलवाया। उन्होंने जमींदारों को संपत्ति के अधिकार भी दे दिए। ब्रिटिश लोगों के लिए काम करते हुए उन्हें जमीन पर पहले से ज़्यादा नियंत्रण मिला। हालांकि औपनिवेशिकों ने कृषि भूमि पर बहुत बड़ा टैक्स लगा दिया था। औपनिवेशिकों ने कृषि भूमि पर बहुत बड़ा टैक्स लगा दिया था। जमींदार कृषक से टैक्स के रूप में जितनी ज़्यादा उपज और पैसा ले सकते थे, ले लेते थे। जमींदारी व्यवस्था का एक परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश काल के दौरान कृषि उत्पादन कम से कम होने लगा। जमींदारों ने किसानों को अपने दबाव से पीछ डाला। साथ ही बार बार पड़ने वाले अकाल और युद्ध ने जनता को एक तरह से मारे डाला था। औपनिवेशिक भारत में बहुत से जिलों का प्रशासन जमींदारी व्यवस्था द्वारा चलता था। अन्य क्षेत्रों में यह सीधा ब्रिटिश शासन के अधीन था, जिसमें भूप्रबंध रैयतवाड़ी व्यवस्था के द्वारा होता था। तेलुगु में रैयत का अर्थ होता है कृषक। इस व्यवस्था में जमींदार के स्थान पर वास्तविक कृषक, वे खुद बहुधा जमींदार होते थे, न कि कृषक। वास्तविक कृषक ही टैक्स चुकाने के लिए जमींदार होते थे, क्योंकि औपनिवेशिक सरकार सीधा किसानों भूस्वामियों से ही सरोकार रखती थी, न कि किसी लाड के द्वारा। इसमें टैक्स का भार कम होता था और कृषकों को कृषि में निवेश करने के लिए अधिक प्रोत्साहन मिलता था। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन हुआ और वे संपन्न हुए। औपनिवेशिक भारत में जमीन के टैक्स देने की यह पृष्ठभूमि आप अपने इतिहास की पुस्तक में इस बारे में बाद में पढ़ेंगे। औपनिवेशिक भारत में जमीन के टैक्स देने की यह पृष्ठभूमि वर्तमान भारत में कृषक संरचना का अध्ययन करते हुए ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज वर्तमान संरचना में परिवर्तन एक श्रृंखला के रूप में आना शुरू हो गए हैं। स्वतंत्र भारत। भारत के स्वतंत्र होने के बाद नेहरू और उनके नीति सलाहकारों ने नियोजित विकास के कार्यक्रमों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया। कृषि सुधारों के साथ ही साथ औद्योगिकरण भी इसमें शामिल था। नीति निर्माताओं ने उस समय भारत की निराशाजनक कृषि स्थिति पर अपने जवाबी मुद्दे बताए। इसमें शामिल किए गए मुख्य मुद्दे थे पैदावार को कम होना, पैदावार का कम होना, आयातित अनाज पर निर्भरता और ग्रामीण जनसंख्या के एक बड़े भाग में गहन गरीबी का होना।
कृषि की उन्नति के लिए कृषि संरचना में महत्वपूर्ण सुधार किए जाए और विशेष रूप से भूस्वामित्व एवं भूमि के बंटवारे की व्यवस्था में भी सुधार किए जाएँ। सन 1950 से 1970 के बीच भूमि में सुधार कानूनों की एक श्रृंखला को शुरू किया गया। इसे राष्ट्रीय स्तर के साथ राज्य के स्तर पर भी चलाया गया। इसका इरादा इन परिवर्तनों को लाने का था। विधेयक में पहला सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना। सबसे पहला परिवर्तन क्या था? जो जमींदारी व्यवस्था है उसको समाप्त करना। इससे उन बिचौलियों की फौज समाप्त हो गई जो कि कृषक और राज्य के बीच में थी। भू सुधार के लिए पास किए गए कानूनों में यह संभवतः सबसे अधिक प्रभावशाली कानून था। यह महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भूमि पर जमींदारों के उच्च अधिकारों को दूर करने में और उनकी आर्थिक एवं राजनीतिक शक्तियों को कम करने में सफल रहा। निश्चित रूप से यह बिना संघर्ष के नहीं हो सकता था, लेकिन इसमें अंततः वास्तविक भूस्वामियों एवं स्थानीय कृषकों की स्थिति को मजबूत कर दिया। हालांकि जमींदारी उन्मूलन में भू सामंतवाद या पट्टेदारी या साझा कृषि व्यवस्था को पूरी तरह साफ नहीं किया। यह कई क्षेत्रों में चलता रहा। कृषि संरचना भी बहुआयामी परतों में फैला हुआ। कृषि सामंतवादी केवल सबसे ऊपर वाली परतों में ही समाप्त हुआ। भू सुधार कानूनों के अंतर्गत अन्य मुख्य कानून था पट्टेदारी का उन्मूलन और नियंत्रण। भू सुधार के कानूनों के अंतर्गत अन्य मुख्य कानून था पट्टेदारी का उन्मूलन और नियंत्रण या नियमन अधिनियम। उन्होंने या तो पट्टेदारी को पूरी तरह से हटाने का प्रयत्न किया या किराए के नियम बनाए ताकि पट्टेदार को कुछ सुरक्षा मिल सके। पट्टेदारी का उन्मूलन या नियंत्रण मुख्य कानून था। अधिकतर राज्यों में यह कानून कभी भी प्रभावशाली तरीके से लागू नहीं किया गया। पश्चिम बंगाल और केरल में कृषि संरचना में आमूलचूल परिवर्तन आए, जिससे पट्टेदार को भूमि के अधिकार दिए गए। भूमि सुधार की तीसरी मुख्य श्रेणी में भूमि की हदबंदी अधिनियम थे। इन कानूनों के तहत एक विशिष्ट परिवार के लिए जमीन रखने की उच्चतम सीमा तय कर दी गई। प्रत्येक क्षेत्र में हदबंदी भूमि के प्रकार, उपज और अन्य इसी प्रकार के कारकों पर निर्भर थी। बहुत अधिक उपजाऊ जमीन की हदबंदी कम थी। जबकि अनउपजाऊ बिना पानी वाली जमीन की हदबंदी अधिक सीमा तक थी। यह संभवतः राज्यों का कार्य था। वह निश्चित करे कि अतिरिक्त भूमि को वह अधिकृत कर ले और इसे भूमिहीन परिवारों को तय की श्रेणी के अनुसार पुनः वितरित कर दे, जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में। परंतु अधिकांश राज्यों में ये अधिनियम दंतविहीन साबित हुए। इसमें बहुत से ऐसे बचाव के रास्ते और युक्तियाँ थी जिसमें परिवारों और घरानों ने अपनी भूमि को राज्यों को देने से बचा लिया। हालांकि बहुत कुछ बड़ी जागीरों या जायदादों को तोड़ दिया गया, लेकिन अधिकतर मामलों में भूस्वामियों ने अपनी भूमि रिश्तेदारों या अन्य लोगों के बीच विभाजित कर दी। इसमें उनके नौकर के नाम भी तथाकथित बेनामी बदल दी गई, जिनमें उन जमीन पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया। वास्तव में उनके नाम नहीं किया गया। कुछ स्थानों पर कुछ अमीर किसानों ने अपनी पत्नी को वास्तव में तलाक दे दिया, परंतु उसी के साथ रहते हुए सीलिंग अधिनियम की व्यवस्था से बचने के लिए, जो कि एक अविवाहित महिला को अलग हिस्सा देने की अनुमति देता है लेकिन पत्नियों को नहीं। कृषि संरचना पूरे देश में बहुत ही भिन्न स्तर पर मिलती है। विभिन्न प्रकार और विभिन्न राज्यों में भूमि सुधार की प्रगति भी असमान रूप से हुई। मोटे तौर पर कहे तो यह कहा जा सकता है कि हालांकि इनमें औपनिवेशिक काल में अब तक वास्तव में परिवर्तन आया, लेकिन अभी भी बहुत असमानता बची हुई है। इस संरचना में कृषि संबंधी उपज पर ध्यान खींचा। भूमि सुधार न केवल कृषि उपज को अधिक बढ़ाने के लिए, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों से गरीबी हटाने और सामाजिक न्याय दिलाने के लिए भी आवश्यक है। हरित क्रांति और इसके सामाजिक परिणाम। हमने देखा है कि अधिकतर क्षेत्रों में भू सुधार का ग्रामीण समाज तथा कृषि संरचना पर एक सीमित प्रभाव ही है।
इसके विपरीत 1960-70 के दशक की हरित क्रांति द्वारा उन क्षेत्रों में जहां यह प्रभावशाली रही, महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। जैसा कि आप जानते हैं कि हरित क्रांति कृषि आधुनिकीकरण का एक सरकारी कार्यक्रम था। इसके लिए आर्थिक सहायता अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा दी गई थी तथा यह अधिक उत्पादन वाले अथवा संकर बीजों के साथ कीटनाशकों, खादों तथा किसानों के लिए अन्य निवेश देने पर केंद्रित थी। हरित क्रांति कार्यक्रम केवल उन्हीं क्षेत्रों में लागू किया गया था जहां सिंचाई की समुचित प्रबंध था, क्योंकि नए बीजों तथा कृषि पद्धति हेतु समुचित जल की आवश्यकता थी। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से गेहूं तथा चावल उत्पाद करने वाले क्षेत्रों पर ही लक्षित था। परिणामस्वरूप हरित क्रांति पैकेज की प्रथम लहर केवल कुछ क्षेत्रों में जैसे पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में ही चली। इन क्षेत्रों में त्वरित सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तनों ने समाजशास्त्रियों द्वारा हरित क्रांति के बारे में श्रृंखलाबद्ध अध्ययनों तथा जोरदार वाद विवादों का बढ़ा दिया। नई तकनीकी द्वारा कृषि उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि हुई। दशकों के बाद पहली बार भारत खाद्यान्न उत्पादन में स्वावलंबी बनने में सक्षम हुआ। हरित क्रांति सरकार तथा इसमें योगदान देने वाले वैज्ञानिकों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी गई है। हालांकि इनके कुछ नकारात्मक सामाजिक तथा पर्यावरण के विपरीत प्रभाव की ओर हरित क्रांति के क्षेत्रों का अध्ययन करने वाले समाजशास्त्रियों ने संकेत किया है। हरित क्रांति के अधिकतर क्षेत्रों में मूल रूप से मध्यम तथा बड़े किसान ही नई तकनीक का लाभ उठा सके। इसका कारण यह था कि इसमें किया जाने वाला निवेश महंगा था, जिनका व्यय छोटे तथा सीमांत किसान उठाने में उतने सक्षम नहीं थे जितने कि बड़े किसान। जब कृषक मूल रूप से स्वयं के लिए उत्पादन करते हैं तथा बाजार के लिए उत्पादन करने में असमर्थ होते हैं, तब उन्हें जीवन निर्वाह कृषि कहा जाता है तथा आमतौर पर उन्हें कृषक की संज्ञा दी जाती है। काश्तकार अथवा किसान वे हैं जो परिवार की आवश्यकता से अधिक अतिरिक्त उत्पादन करने में सक्षम होते हैं तथा इस प्रकार वे बाजार में जुड़े होते हैं। हरित क्रांति और उसके बाद होने वाले कृषि व्यापारीकरण का मुख्य लाभ इन किसानों को मिला जो बाजार के लिए अतिरिक्त उत्पादन करने में सक्षम थे। इस प्रकार हरित क्रांति के प्रथम चरण 1960 तथा 1970 के बीच 70 के दशकों में नई तकनीक के लागू होने से ग्रामीण समाज में असमानताएं बढ़ने का आभास हुआ। हरित क्रांति की फसलें अधिक लाभ वाली थीं क्योंकि इनमें अधिक उत्पादन होता था। अच्छी आर्थिक स्थिति वाले किसान जिनके पास जमीन, पूंजी, तकनीक तथा जानकारी थी, जो नए बीजों और खादों से पैसा लगा सकते थे, वे अपना उत्पादन बढ़ा सके और अधिक पैसा कमा सके। हालांकि कई मामलों में इससे पट्टेदार कृषक बेदखल भी हुए। ऐसा इसलिए कि भूस्वामी ने अपने पट्टेदारों से जमीन वापस ले ली, क्योंकि अब सीधे कृषि कार्य करना अधिक लाभदायक था। इससे धनी किसान और अधिक संपन्न हो गए तथा भूमिहीन धनी किसान इसमें क्या है, जो धनी किसान थे अधिक संपन्न हो गए, लेकिन जो भूमिहीन किसान थे वो भूधारकों की दशा और बिगड़ गई। इसके अतिरिक्त पंजाब तथा मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में कृषि उपकरणों जैसे कि टिलर, ट्रैक्टर, थ्रेसर व हार्वेस्टर के प्रयोग ने सेवा प्रदान करने वाले जातियों उन समूहों को भी बेदखल कर दिया जो इन कृषि संबंधी क्रियाकलाप को करते थे। इस बेदखली की प्रक्रिया ने ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवासन की गति को और भी बढ़ा दिया। मतलब जो प्रवास की बात है, तो प्रवास ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की ओर होने लगी। हरित क्रांति की अंतिम परिणति विभेदीकरण की एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें धनी अधिक धनी हो गए तथा कई निर्धन पूर्ववत रहे और अधिक गरीब हो गए। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि कई क्षेत्रों में मजदूरों की मांग बढ़ने से कृषि मजदूरों का रोजगार तथा उनकी दिहाड़ी में भी बढ़ोतरी हुई। इसके अतिरिक्त कीमतों की बढ़ोतरी तथा कृषि मजदूरों के भुगतान के तरीकों में बदलाव खाद्यान्न के स्थान पर नगद भुगतान से अधिक ग्रामीण मजदूरों की आर्थिक दशा खराब हो गई। हरित क्रांति के प्रथम चरण के अनुकरण में इसका दूसरा चरण वर्तमान में भारत के सूखे तथा आंशिक सिंचित क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में सूखी कृषि से सिंचित कृषि की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है तथा साथ ही फसल के प्रतिमानों प्रकारों में भी परिवर्तन आया है। बढ़ते व्यापारीकरण तथा बाजार पर निर्भरता ने इन क्षेत्रों में उदाहरण के लिए कपास की खेती को प्रोत्साहित किया गया और जीवन व्यापार की इस असुरक्षा को घटाने की बजाय बढ़ाया ही है, क्योंकि किसान जो एक समय अपने प्रयोग के लिए खाद्यान्न का उत्पादन करते थे, अब अपनी आमदनी के लिए बाजार पर निर्भर हो गए। बाजारों में की कृषि में विशेषता जब एक ही फसल उगाई जाती है तो कीमतों में कमी अथवा खराब फसल से किसानों की आर्थिक बर्बादी हो सकती है। हरित क्रांति के अधिकांश क्षेत्रों में किसानों ने बहुफसली कृषि व्यवस्था जिसमें वे जोखिम को बांट सकते थे
के स्थान पर एकल फसली कृषि व्यवस्था को अपनाया, जिसका अर्थ यह था कि फसल नष्ट होने पर उनके पास निर्भरता कुछ ही भी नहीं है। हरित क्रांति की रणनीति की एक नकारात्मक परिणति क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि थी। एक रचनात्मक परिणति क्या थी? क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि थी। वे क्षेत्र जहां यह तकनीक परिवर्तन हुआ अधिक विकसित हो गए, जबकि अन्य क्षेत्र पूर्वरत रहे। उदाहरण के लिए हरित क्रांति को देश के पूर्वी पश्चिमी तथा दक्षिणी भागों तथा पंजाब हरियाणा तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश में अधिक लागू किया गया। इसके परिणाम स्वरूप हम पाते हैं कि बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों तथा तेलंगाना जैसे सूखे क्षेत्रों में कृषि तुलनात्मक रूप से अविकसित रही। यही वे क्षेत्र हैं जहां सामंतवादी कृषि संरचना आज भी सुस्थापित है, जिससे भूधारक जातियों तथा भूस्वामी निम्न जातीय भूमिहीन मजदूरों तथा छोटे किसान पर अपनी सत्ता बरकरार रखे हुए हैं। जाति तथा वर्ग की तीक्ष्ण असमानता तथा शोषणकारी मजदूर संबंधों ने इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की, जिसमें अंतरजातीय हिंसा सम्मिलित है, को हाल के वर्षों में बढ़ावा दिया है। अक्सर यह सोचा जाता है कि कृषि की वैज्ञानिक पद्धति की जानकारी देने से भारतीय कृषक की दशा में सुधार होगा। हमें यह याद रखना चाहिए कि भारतीय कृषक सदियों से हरित क्रांति के प्रारंभ से कहीं पहले से कृषि कार्य करते आ रहा है। उन्हें कृषि भूमि तथा उसमें बोई जाने वाली फसलों के बारे में बहुत सघन तथा विस्तृत पारंपरिक जानकारी है। ऐसे बहुत से जानकारी जैसे बीजों की बहुत से पारंपरिक किस्में जिन्हें किसानों ने सदियों से उन्नत किया था, लुप्त होती जा रही हैं, क्योंकि संकर तथा जैविक सुधार वाले बीजों की किस्मों को अधिक उत्पादकता वाले तथा वैज्ञानिक बीज के रूप में प्रोत्साहित किया जा रहा है। पर्यावरण तथा समाज पर कृषि के आधुनिक तरीकों के नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए बहुत से वैज्ञानिक तथा कृषक आंदोलन अब कृषि के पारंपरिक तरीकों तथा अधिक सावयवी बीजों के प्रयोग की ओर लौटने की सलाह दे रहे हैं। बहुत से ग्रामीण लोग स्वयं विश्वास करते हैं कि संकर किस्में पारंपरिक किस्मों से कम स्वस्थ होती है। बॉक्स 4.2 देखते हैं। स्थानीय मत में सावयवी उत्पाद की संपूर्णता की संकर उत्पाद के साथ तुलना की गई है। मध्यभावी गांव की एक बुजुर्ग महिला भार्गव हुगर ने कहा, क्या वे गेहूं लाल सोरंगम उगाते हैं, कुछ कंद और मिर्च के पौधे उगाते हैं, कपास अब सब केवल संकर है, ज्वारी कहाँ है, संकर पौधे और पैदा होने वाले बच्चे भी संकर होते हैं। स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण समाज में परिवर्तन। स्वातंत्र्योत्तर काल में ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक संबंधों को प्रकृति में अनेक प्रभावशाली रूपांतरण हुए। विशेषतः उन क्षेत्रों में जहां हरित क्रांति लागू हुई, ये बदलाव थे। गहन कृषिकरण, कृषि मजदूरों की बढ़ोतरी, भुगतान में समानता, मतलब अनाज के स्थान पर नगद भुगतान, पारंपरिक बंधनों में शिथिलता अथवा भूस्वामियों किसान या कृषि मजदूरों के मध्य पुश्तैनी संबंधों में कमी होना, मुक्त दिहाड़ी मजदूरों के वर्ग का उदय, भूस्वामियों तथा कृषि मजदूरों के मध्य संबंधों की प्रकृति में परिवर्तन को समाजशास्त्री जॉन ब्रेमन ने संरक्षण से शोषण की ओर बदलाव में किया था। ऐसे परिवर्तन उन तमाम क्षेत्रों में हुए जहां कृषि का व्यापारीकरण अधिक हुआ, अर्थात जहां फसलों का उत्पादन मूल रूप से बाजार में बिक्री के लिए किया। मजदूर संबंधों के यह बदलाव कुछ विद्वानों द्वारा पूंजीवादी कृषि की ओर एक बदलाव के रूप में देखा जाता है, क्योंकि पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था उत्पादन के साधन तथा मजदूरों के पृथक्करण तथा मुक्त दिहाड़ी मजदूरों के प्रयोग पर आधारित होता है। सामान्यतः यह सच है कि अधिक विकसित क्षेत्रों के किसान अधिक बाजारोन्मुखी हो रहे थे। कृषि के अधिक व्यापारीकरण के कारण ये ग्रामीण क्षेत्र भी विस्तृत अर्थव्यवस्था से जुड़ते जा रहे थे। इस प्रक्रिया से मुद्रा का गांव की तरफ बहाव बढ़ा तथा व्यापार के अवसरों व रोजगार में विस्तार हुआ। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव की प्रक्रिया वास्तव में औपनिवेशिक काल में प्रारंभ हुई। 19वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में भूमियों के बड़े टुकड़े कपास की कृषि के लिए दिए गए थे तथा कपास की खेती करने वाले किसान सीधे विश्व बाजार से जुड़ गए। हालांकि इसकी गति तथा विस्तार में स्वतंत्रता के बाद तेजी से परिवर्तन हुआ, क्योंकि सरकार ने कृषि की आधुनिक पद्धतियों को प्रोत्साहित किया तथा अन्य रणनीतियों द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण का प्रयास किया।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण। राज्य के ग्रामीण अधोसंरचना जैसे सिंचाई सुविधाएं, सड़कें तथा सरकारी समितियों द्वारा सुधार की सुविधा में निवेश किया। ग्रामीण विकास के इन प्रयासों का समग्र परिणाम न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा कृषि में रूपांतरण था, बल्कि कृषि संरचना तथा ग्रामीण समाज में भी रूपांतरण था। देश के विभिन्न भागों में कृषि कार्य। तो देश के भागों में कृषि कार्य है, जैसे कि ये पूर्वी इलाका का होगा, ये दक्षिणी इलाका का, ये मध्य इलाका का, जबकि ये पंजाब साइड का होगा, ऐसा दिखाया जा रहा है। 1960 और 70 के दशक में कृषि विकास द्वारा ग्रामीण सामाजिक संरचना को बदलने वाला एक तरीका नई तकनीक अपनाने वाले माध्यम तथा बड़े किसानों की समृद्धि थी, जिसकी चर्चा पूर्व भाग में की गई है। अनेक कृषि संपन्न क्षेत्रों जैसे तटीय आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा मध्य गुजरात में प्रबल जातियों के संपन्न किसानों ने कृषि से होने वाले लाभ को अन्य प्रकार के व्यापारों में निवेश करना प्रारंभ कर दिया। विविधता की इस प्रक्रिया से नए उद्यमी समूहों का उदय हुआ, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में इन विकासशील क्षेत्रों के बढ़ते कस्बों की ओर पलायन किया, जिससे नई क्षेत्रीय अभिजात वर्गों का उदय हुआ, जो आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से प्रबल हो गए। वर्ग संरचना के इस परिवर्तन के साथ ही ग्रामीण तथा अर्धनगरीय क्षेत्रों में उच्च शिक्षा का विस्तार, विशेषतः निजी व्यावसायिक महाविद्यालय की स्थापना से नौ ग्रामीण अभिजात वर्ग द्वारा अपने बच्चों को शिक्षित करना संभव हुआ, जिनमें से बहुतों ने व्यावसायिक अथवा श्वेत वस्त्र व्यवसाय अपनाए अथवा व्यापार प्रारंभ कर नगरीय मध्य वर्गों के विस्तार में योगदान दिया। जैसे कि ये कृषि की आधुनिक व्यवस्था है, जिसको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इस प्रकार त्वरित कृषि विकास वाले क्षेत्रों में पुराने भूमि अथवा कृषि समूह का समेकन हुआ, जिन्होंने स्वयं को एक गतिमान उद्यमी ग्रामीण नगरीय प्रबल वर्ग के रूप में परिवर्तित कर लिया। लेकिन अन्य क्षेत्रों जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार में प्रभावशाली भू सुधारों का अभाव, राजनीतिक गतिशीलता तथा पुनर्वितरण के साधनों के कारण वहाँ तुलनात्मक रूप से कृषि संरचना तथा अधिकांश जीवन दशाओं में थोड़े बदलाव हुए। इसके विपरीत केरल जैसे राज्य के विकास की एक भिन्न प्रक्रिया से गुजरे, जिसमें राजनीतिक गतिशीलता, पुनर्वितरण के साधन तथा बाह्य अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ाव ने ग्रामीण परिवेश में भरपूर बदलाव किया। केरल में ग्रामीण क्षेत्र मूल रूप से कृषि प्रधान होने के बजाय मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला है, जिनमें कुछ कृषि कार्य खुदरा विक्रय तथा सेवाओं के एक विस्तृत संजाल के साथ जुड़ा हुआ है, और जहां एक बड़ी संख्या में परिवार विदेश से भेजे जाने वाले धन पर निर्भर है। इस घर को देखिए, यह सुकुतम केरल के एक गांव चक्कार में है। यह पालघाट कस्बे से, जो कि जिले से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। मजदूरों का संचार, सर्कुलेशन। प्रवासी कृषि मजदूरों की बढ़ोतरी ग्रामीण समाज का एक अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन है, जो कृषि व्यापारीकरण से जुड़ा है। मजदूरों अथवा पहरेदारों तथा भूस्वामियों के बीच संरक्षण का पारंपरिक संबंध टूटने से तथा पंजाब जैसे हरित क्रांति के संपन्न क्षेत्रों में कृषि मजदूरों की मांग बढ़ने से मौसमी पलायन का एक प्रतिमान उभरा, जिसमें हजारों मजदूर अपने गांव से अधिक संपन्न क्षेत्रों जैसे मजदूरों की अधिक मांग तथा उच्च मजदूरी थी की तरफ संचार करते हैं। 1990 के दशक के मध्य से ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती असमानताएं, जिन्होंने अनेक गृहस्थियों को स्वयं को बनाए रखने के लिए बहुस्तरीय व्यवसायों को सम्मिलित करने पर बाध्य किया, से भी मजदूर पलायन करते हैं। जीवन व्यापार की रणनीति के तौर पर पुरुष समय समय पर काम तथा अच्छी मजदूरी की खोज में पलायन कर जाते हैं, जबकि स्त्रियों तथा बच्चों को अक्सर गांव में बुजुर्ग माता पिता के साथ छोड़ दिया जाता है। प्रवासन करने वाले मजदूर मुख्यतः सूखाग्रस्त अथवा कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों से जाते हैं तथा वे वर्ष के कुछ हिस्सों के लिए पंजाब तथा हरियाणा के खेतों में अथवा उत्तर प्रदेश के ईंट के भट्ठों में अथवा नई दिल्ली या बंगलौर जैसे शहरों में भवन निर्माण कार्य में करने के लिए जाते हैं। प्रवासन करने वाले इन मजदूरों को जॉन ब्रेमन ने घुमक्कड़ मजदूर, फुटलूस लेबर कहा है।
परंतु इसका अर्थ स्वतंत्रता नहीं था। इसके विपरीत ब्रेमन का अध्ययन बताता है कि भूमिहीन मजदूरों के पास बहुत से अधिकार नहीं होते। उदाहरण के लिए उन्हें अक्सर न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जाती है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि धनी किसान अक्सर फसल काटने तथा इस प्रकार के अन्य गहन कृषि क्रियाओं के लिए स्थानीय कामकाजी वर्ग के स्थान पर प्रदर्शन करने वाले मजदूरों को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि प्रदर्शन करने वाले मजदूरों का आसानी से शोषण किया जा सकता है तथा उन्हें कम मजदूरी भी दी जा सकती है। इस प्राथमिकता ने कुछ क्षेत्रों में एक विशिष्ट प्रतिमान पैदा किया है, जहां स्थानीय भूमिहीन मजदूर अपने गांव से कृषि के चरम मौसम में काम की तलाश में प्रवास कर जाते हैं, जबकि दूसरे क्षेत्रों में प्रदर्शन करने वाले मजदूर स्थानीय खेतों में काम करने के लिए लाए जाते हैं। यह प्रतिमान विशेषतः गन्ना उत्पादित क्षेत्रों में पाया जाता है। प्रदर्शन तथा काम की सुरक्षा के अभाव में इन मजदूरों के कार्य तथा जीवन दशाएं खराब हो जाती है। मजदूरों के बड़े पैमाने पर संचार से ग्रामीण समाज दोनों ही भेजने वाले तथा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों पर अनेक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े हैं। उदाहरण के लिए निर्धन क्षेत्रों में जहां परिवार के पुरुष सदस्य वर्ष का अधिकतर हिस्सा गांव के बाहर काम करने में बिताते हैं, कृषि मूल रूप से एक महिलाओं का कार्य बन गए हैं। महिलाएं भी कृषि मजदूरों के मुख्य स्रोत के रूप में उभर रही है, जिससे कृषि मजदूरों का महिलाकरण हो रहा है। महिलाओं में असुरक्षा अधिक है क्योंकि वे समान कार्य के लिए पुरुषों से कम मजदूरी पाती है। अभी हाल तक सरकारी आंकड़ों में कमाने वाले तथा मजदूरों के रूप में महिलाएं मुश्किल से नजर आती थी, जबकि महिलाएं भूमिहीन मजदूर तथा कृषक के रूप में श्रम करते हैं। मौजूदा पितृवंशी नातेदारी व्यवस्था तथा अन्य सांस्कृतिक व्यवहार जिससे पुरुष के अधिकारों का हित होता है, आमतौर पर महिलाओं को भूमि के स्वामित्व से पृथक रखता है। भूमंडलीकरण, उदारीकरण तथा ग्रामीण समाज। उदारीकरण की नीति, जिसके अनुसार भारत 1980 के दशक के उत्तरार्ध से कर रहा है, कृषि तथा ग्रामीण समाज पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इस नीति के अंतर्गत विश्व व्यापार संगठन में भागीदारी होती है, जिसका उद्देश्य अधिक मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था है, जिसमें भारतीय बाजारों को आयात हेतु खोलने की आवश्यकता है। दशकों तक सरकारी सहयोग और संरक्षित बाजारों के बाद भारतीय किसान अंतर्राष्ट्रीय बाजार से प्रतिस्पर्धा हेतु प्रस्तुत हैं। उदाहरण के लिए हम सभी ने आयातित फलों तथा अन्य खाद्य सामग्रियों को अपने स्थानीय बाजारों में देखा है। ये वे वस्तुएं हैं जो कुछ वर्षों पूर्व तक आयात प्रतिबंधों के कारण उपलब्ध नहीं थी। हाल ही में भारत ने गेहूं के आयात का भी फैसला किया, जो एक विवादास्पद फैसला था, जिसमें खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता की पूर्व नीति को उलट दिया और साथ ही जो स्वतंत्रता के बाद के प्रारंभिक वर्षों में अमेरिका के खाद्यान्न पर हमारी निर्भरता की कटु स्मृति कराता है। इन वेस्टर्न यूपी शुगर केन इन लाइफ। मतलब उत्तर प्रदेश में जो गन्ने को उत्पादन करने वाले लोगों की स्थिति को दिखाया जा रहा है इस पेपर कट में। ये कृषि के भूमंडलीकरण की प्रक्रिया अथवा कृषि को विस्तृत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सम्मिलित किए जाने के संकेत हैं। वह प्रक्रिया जिसका किसान और ग्रामीण समाज पर सीधा प्रभाव पड़ा है। उदाहरण था पंजाब और कर्नाटक जैसे कुछ क्षेत्रों में किसानों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों जैसे पेप्सी कोक से कुछ निश्चित फसलें जैसे टमाटर और आलू उगाने की सुविधा दी गई है, जिन्हें ये कंपनियां उनसे प्रसंस्करण अथवा निर्यात हेतु खरीद लेती हैं। ऐसी सुविधा खेती पद्धति में कंपनियां उगाई जाने वाली फसलों की पहचान करती है, बीज तथा अन्य वस्तुएं निवेशों के रूप में उपलब्ध करवाती है, साथ ही जानकारी तथा अक्सर कार्यकारी पूंजी भी देती है। बदले में किसान बाजार की ओर से आश्वासन रहता है क्योंकि कंपनी पूर्व निर्धारित तय मूल्य पर उपज के क्रय का आश्वासन देती है। संविदा खेती कुछ विशिष्ट मदों जैसे फूल, कट फ्लावर, अंगूर, अंजीर तथा अनार जैसे फल, कपास तथा तिलहन के लिए आजकल बहुत सामान्य है। जहां संविदा खेती किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, वहीं यह किसानों के लिए अधिक असुरक्षा भी बन जाती है क्योंकि वे अपने जीवन व्यापार के लिए इन कंपनियों पर निर्भर हो जाते हैं। निर्यातोन्मुखी उत्पाद जैसे फूल और खीरे हेतु संविदा खेती का अर्थ यह भी है कि कृषि भूमि का प्रयोग खाद्यान्न उत्पादन से हटकर किया जाता है। संविदा खेती का समाजशास्त्री महत्व यह है कि यह बहुत से व्यक्तियों को उत्पादन प्रक्रिया से अलग कर देती है तथा उनके अपने देसी कृषि ज्ञान को निरर्थक बना देती है। इसके अतिरिक्त संविदा खेती
मूल रूप से अभिजात मदों का उत्पादन करती है तथा कृषि या अक्सर खाद तथा कीटनाशक का उच्च मात्रा में प्रयोग करते हैं, इसलिए यह बहुधा पर्यावरण दृष्टि से असुरक्षित नहीं होती। कृषि के भूमंडलीकरण का अन्य तथा अधिक प्रचलित पक्ष बहुराष्ट्रीय कंपनियों के इस क्षेत्र में कृषि मदों जैसे बीज, कीटनाशक तथा खाद के विक्रेता के रूप में प्रवेश है। पिछले दशक के आसपास सरकार ने अपने कृषि विकास कार्यक्रमों में कमी की है तथा कृषि विस्तार एजेंटों के स्थान गांव में बीज, खाद तथा कीटनाशक कृषि के भूमंडलीकरण का एक अन्य अधिक प्रचलित पक्ष बहुराष्ट्रीय कंपनियों का इस क्षेत्र में कृषि मदों जैसे कीटनाशक खाद के विक्रेता के रूप में प्रवेश है। सरकार ने अपने कृषि विकास कार्यक्रम में कमी की है तथा कृषि विकास एजेंटों के स्थान गांव में बीज, खाद तथा कीटनाशक कंपनी के एजेंटों ने ले लिया है। ये एजेंट अक्सर किसान के लिए नए बीजों तथा कृषि कार्य हेतु जानकारी का एकमात्र स्रोत होते हैं और निसंदेह वे अपने उत्पाद बेचने के इच्छुक होते हैं। इससे किसानों की महंगी खाद और कीटनाशकों पर निर्भरता बढ़ी है, जिससे उनका लाभ कम हुआ है। बहुत से किसान रेडी हो गए हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण संकट भी पैदा हुआ है। ये फूलों की खेती दिखाया जा पा रहा है, जो संविदा खेती का एक रूप है। जबकि भारत में किसान सदियों से समय समय पर सूखे, फसल न होने अथवा ऋण के कारण परेशानी का सामना करते रहे हैं। किसानों द्वारा आत्महत्या की प्रघटना नई जान पड़ती है। इस परिघटना की व्याख्या समाजशास्त्रियों ने कृषि तथा कृषि समाज होने वाले संरचनात्मक तथा सामाजिक परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में करने का प्रयास किया है। ऐसी आत्महत्या मैट्रिक्स घटनाएं बन गई है, अर्थात जहां कारकों की एक श्रृंखला मिलकर एक घटना बनाती है। आत्महत्या करने वाले बहुत से किसान सीमांत किसान थे, जो मूल रूप से हरित क्रांति के तरीकों का प्रयोग करके अपनी उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि ऐसे उत्पादन करने का अर्थ है कई प्रकार के जोखिम उठाना। कृषि रियायतों में कमी के कारण उत्पादन लागत में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, बाजार स्थिर नहीं है तथा बहुत से किसान अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए महंगे मदों में निवेश करने हेतु अत्यधिक उधार लेते हैं। खेती का न होना, किसी बीमारी अथवा हानिकारक जीव जंतु, अत्यधिक वर्षा या सूखे कारण तथा कुछ मामलों में उचित आधार अथवा बाजार मूल्य के अभाव के कारण किसान कर्ज का बोझ उठाने अथवा अपने परिवारों को चलाने में असमर्थ होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की परिवर्तित होने वाली संस्कृति, जिसमें विवाह, दहेज तथा अन्य गतिविधियां तथा शिक्षा व स्वास्थ्य की देखभाल के खर्चों के कारण अधिक आय की आवश्यकता होती है, जिसमें ऐसी परेशानियों की तीव्रता बढ़ जाती है। किसानों की आत्महत्याओं का प्रतिमान ग्रामीण क्षेत्रों में अनुभव किए जाने वाले महत्वपूर्ण संकट की ओर संकेत करते हैं। किसानों द्वारा आत्महत्या। देश के विभिन्न भागों में 1997-98 से किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्या का संबंध कृषि से संरचनात्मक परिवर्तन व आर्थिक एवं कृषि नीतियों में परिवर्तन से होने वाले कृषक समस्याओं से है, जिनमें शामिल है भूस्वामित्व के प्रतिमान में परिवर्तन, फसलों के प्रतिमान में परिवर्तन, विशेषतः नकदी फसल की ओर झुकाव के कारण उदारीकरण की नीतियाँ, जिन्होंने भारतीय कृषि के भूमंडलीय शक्तियों के सम्मुख कर दिया है। उच्च लागत वाले निवेशों पर अत्यधिक निर्भरता, राज्य का कृषि विस्तार गतिविधियों से बाहर होना तथा बहुराष्ट्रीय बीज तथा खाद कंपनियों द्वारा उनका स्थान लेना, कृषि के लिए राज्य सहयोग में कमी तथा कृषि कार्यों का व्यक्तिकरण। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2001 तथा 2006 के मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल तथा महाराष्ट्र में 8,900 किसानों ने आत्महत्या की है। 8,900 किसानों अर्थात कि 9,000 किसान, ये 9,000 किसानों ने आत्महत्या की है। आत्महत्या करने से होता क्या है कि जो परिवार की दुनिया खत्म हो जाती है। आत्महत्या का कारण चाहे कोई भी हो, लेकिन ये दुनिया आत्महत्या का कारण बन जाती है। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो गरीबी की वजह से यहाँ आत्महत्या अत्यधिक बढ़ती जा रही है, और गरीबी के साथ साथ जो किसानों की स्थिति के कारण, तो सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए, क्योंकि सरकार अगर गरीबी की स्थिति को सुधार नहीं पा रही है, तो कम से कम उसको ऐसा करना चाहिए कि वे आत्महत्या के लिए विवश न हो पाए। चलो देखते हैं आगे। किसानों की आत्महत्या का प्रतिमान ग्रामीण क्षेत्रों में अनुभव किए जाने वाले महत्वपूर्ण संकट की ओर संकेत करते हैं। कृषि बहुत से लोगों के लिए आरक्षणीय होती जा रही है
तथा कृषि के लिए राज्य का सहयोग भी बहुत कम मिलता है। इसके अतिरिक्त कृषि के मुद्दे अब मुख्य सार्वजनिक मुद्दे नहीं रहे हैं तथा गतिशीलता के अभाव के कारण कृषक शक्तिशाली दबाव समूह बनाने में असमर्थ है, जो कि नीति निर्धारक अपने पक्ष में करवा सके तथा नीति को प्रभावित कर सके। यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं जिसे आप देख सकते हैं। यूपीएससी रीडिंग चैनल में लगातार बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। हम इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे और अन्य स्टैंडर्ड बुक को भी कंप्लीट करेंगे। आप इसमें लगातार बने रहते हैं तो आपको जो स्टैंडर्ड बुक है या एनसीईआरटी की बुक है उसको पढ़ने की एक्स्ट्रा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इन चीज़ों को देखकर, इन वीडियो को देखकर अपना इसमें रिवाइज भी करेंगे और इस वीडियो को देखकर अध्ययन भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें से किसी भी शब्द को नहीं छोड़ा है। क्योंकि यूपीएससी रीडिंग चैनल में जो भी चीज़ आता है वो कम्प्लीटली एनसीईआरटी के बुक से कंपलसरी सभी आ रहे हैं। इसमें हम किसी भी एक शब्दों को छोड़े हुए इसको लगातार पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।